नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल जो शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया के संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट में कल सुनवाई थी और विभाग के द्वारा कल जवाब प्रस्तुत करना था। उसके संबंध में कल कौन सा जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसी को हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगा है। मेरे YouTube कैरियर में सबसे ज़्यादा मेहनत इसी वीडियो को बनाने में लगा है। जैसे कि आप सभी को मैंने कल ही बताया था कि मैं उड़ीसा टूर पे हूँ, उड़ीसा गया हुआ हूँ कुछ ज़रूरी कार्य की वजह से, और शाम तक रिटर्न भी होना था, लेकिन इस केस की वजह से मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ दोस्तों। और चूँकि आपसे वादा किया था कल के वीडियो में कि मैं विभाग द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसको आपको आने वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। इसीलिए साथियों, मैंने अपने सारी जो प्रोजेक्ट थे, दूसरे चैनल पर भी कई सारे वीडियो बनाने हैं, वहां भी सभी वीडियो को पेंडिंग कर दिया हूं, और इस चैनल पर कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो और अभी बनाने बाकी हैं। तो उन सभी प्रोजेक्ट को अभी फ़िलहाल उस पर रोक लगा दिया हूँ इसी वीडियो को बनाने के लिए। और इसमें अगर मेहनत की बात करूँ दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। कल रात से तकरीबन 2-3 बजे तक इसका अच्छे से अध्ययन और ट्रांसलेट करने में समय गया है। इसीलिए साथियों, इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। और दोस्तों, मैंने कल ही बताया था कि ये जो विभाग के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है ये जटिल है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा जटिल है साथियों। मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, ये बहुत ही लंबा है और जटिल है, इसीलिए आपका थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग सकता है। आप इसको ध्यान से अंत तक देखिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में कुल 6 केस लगे हुए हैं, जिसमें से शैलेश कुमार और चिंताराम धीवर, संजय कुमार यदू, मधुसूदन टंडन, रविकांत पटेल और नीलम कुमार मेश्राम, इन 6 लोगों ने अलग अलग याचिका लगाया है अलग अलग मैटर पर। जैसे स्थानांतरण वरिष्ठता का लगा हुआ है, जिसकी 2 मई को सुनवाई होगी। वन टाइम रिलैक्सेशन वाला लगा हुआ है। ई कैडर और एलबी कैडर के 50% का जो फार्मूला है उस पर लगा हुआ है। आरक्षण के संबंध में कोर्ट केस लगा हुआ है। ऐसे कई अलग अलग मैटर पर केस लगे हुए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि विभाग ने पूर्व में इन 6 में से 5 याचिका पर अपना जो जवाब है उसको प्रस्तुत कर दिया है, और एक याचिका पर जवाब प्रस्तुत करना बाकी था, और वो था रविकांत पटेल जी का, जिनका WPS नंबर 502/2022 है। और इसी को कल कोर्ट में इसके जवाब को प्रस्तुत कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि इस पर थोड़ा सा समय लग सकता है, और तो इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप देख सकते हैं इसमें डेट दिया गया है 24 फरवरी 2022, और नीचे यहाँ पर एक डेट दिया गया है 18 फरवरी 2022। तो कुछ लोगों के द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा है कि सर, इसका जवाब कल प्रस्तुत किया गया है 26 अप्रैल को, और इसमें डेट बता रहा है 24 फरवरी 2022 को और 18 फरवरी। तो इसके संबंध में मैंने पता किया दोस्तों, तो एक जानकारी मिली कि चूँकि विभाग के द्वारा इसको 24 तारीख को ही रेडी कर लिया गया था, इसीलिए 24 फरवरी को और इसको प्रस्तुत करना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, और उसी डेट पर कल इसको उसी को उठाकर कल जवाब को प्रस्तुत कर दिया गया। 24 फरवरी और 18 फरवरी के डेट से ही इस जो जवाब है अपना उसको कल प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली और बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकल्चर्स इट बिलासपुर छत्तीसगढ़, राइट पिटीशन नंबर 502/2022, रविकांत पटेल। मैंने बताया आपको WPS नंबर 502/2022 वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर अदर्स। तो ये है रिस्पोंडेंट्स में है छत्तीसगढ़ सरकार, यानी उसके खिलाफ लगाया गया है। और यहाँ पर इंडेक्स में बताया गया है दोस्तों, ये चैप्टर वगैरह बताया गया है और पेज नंबर बताया गया है। अब इसमें आगे आप देख सकते हैं, इसमें कुल 5 पेज है। मैं 5 पेज को इसका हिंदी वर्जन आपको बताऊंगा और अंत में इसका सार भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसी की भाषा में बताने वाला हूं। सबसे पहले देख सकते हैं वही बताया गया है ऊपर में कि कौन याचिका करता है और कौन इसके उत्तरदाता है। तो रविकांत पटेल जी याचिका करता है इस केस के, और छत्तीसगढ़ सरकार इसके उत्तरदाता है, जवाबदाता। और इसमें आगे और बताया गया है, देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट स्टेट, यानी कि रिस्पॉन्ड किया गया है
की रिटर्न में जवाब प्रस्तुत किया गया है। जो रिस्पोंडेंट है, उत्तरदाता है, यानी सरकार की तरफ से विभाग के द्वारा इसको जवाब को प्रस्तुत किया गया। द आंसरिंग रिस्पोंडेंट्स नेम्ड एबो मोस्ट हम्बली रेस्पेक्टफुली बैक टू सबमिट फॉलोइंग रिप्लाई टू द फाइल्ड पिटिशंस, यानी कि उत्तरदाता ने जवाब दिया है, यहाँ पर विनम्रता पूर्वक बताया गया है। पहले बिंदु पर कहा गया है दोस्तों कि ये पहला पेज है, पहले पेज के पहले बिंदु पर यहाँ पर कहा गया है, देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल याचिका में क्रम संख्या पर कॉलम 3 में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 की अनुसूची भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 की अनुसूची 4 के 14, 15 और 17 और 19, इसके बाद नियम 2019 के रूप में इसको संदर्भित अधिसूचना 31/12/2021 के माध्यम से निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की गई है, यानी 2019 का संशोधन किया गया है इसमें। और उसके बाद कहा गया है कि 10 और 10.1 पॉइंट पे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 31/12/2021 को जारी अधिसूचना, यानी कि 31/12/2021 को अधिसूचना जारी किया गया था, आपको पता है। उनकी संख्या 8-86 2021-20 और 2 को रद्द करने के लिए उचित रिट निर्देश या निर्देश आदेश जारी करें और इसे चुनौती भी दें। आगे और बताया गया है, आप देख सकते हैं कि दिनांक 31/12/2021 की अधिसूचना के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 6 जनवरी 2022 को पारित आदेश उपरोक्त अधिसूचना की प्रति दिनांक 31/12/2021 और आदेश 6 जनवरी 2022 को पारित किया गया है। सामूहिक रूप से अनुलग्न P1 के अनुरूप में डीओ को रद्द करने के लिए 31 दिनांक 7/1/2022 को जारी पत्र एवं प्रतिवादी द्वारा 7/1/2022 को किया गया है। और दोनों डीओ की कॉपी पत्र को सामूहिक रूप से अनुलग्न P2 और 103 के रूप में संलग्न किया गया है, ताकि प्रतिवादी अधिकारियों को 2019 के नियम 2 में संवर्ग को परिभाषित करने का निर्देश दिया जा सके। ये पहला पेज है दोस्तों। उसके बाद दूसरे पेज में देख सकते हैं, आगे बताया गया है कि दोनों डीओ की कॉपी पत्र को सामूहिक रूप से अनुलग्न P2 103 के रूप में संलग्न किया गया है, ताकि प्रतिवादी अधिकारियों को 2019 के नियम 2 में संवर्ग को परिभाषित करने का निर्देश दिया जा सके। और साथ ही सी में प्रवेश में इस्तेमाल किया गया संक्षिप्त नाम भी अनुसूचित 2 और नियम 6, यानी कि नियम 6 की संख्या 25 में जो शब्द ई संवर्ग या ई संवर्ग बी, एलबी संवर्ग टी और एलबी संवर्ग को 2019 के नियमों में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, यानी 2019 में इस नियम को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ई और टी संवर्ग, एलबी संवर्ग। और इसमें आगे और कहा गया है कि पॉइंट नंबर 10.4 कोई अन्य राहत आदेश दिशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जारी करने की कृपया हो सकती है, और यह सम्मानपूर्वक नियम 2019 में लाया गया संशोधन प्रस्तुत किया जाता है, यानी 2019 के नियम को संशोधन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 5 वर्ष से 3 वर्ष के अनुभव की संख्या को एक बार के रूप में घटाकर पदोन्नति के लिए पात्रता मापदंड में परिवर्तन किया गया है। आपको भी पता है कि 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 वर्ष को 3 वर्ष किया गया, ये उपाय के तौर पर। और ऐसा संशोधन निम्नलिखित फीडर पद पर पदोन्नति के लिए किया जाता है। शिक्षक प्रधान पाठक यानी कि मास्टर प्राथमिक विद्यालय से प्रधान अध्यापक यानी कि प्रशिक्षित स्नातक मिडिल स्कूल, सहायक शिक्षक से शिक्षक तक यानी प्रशिक्षित स्नातक इसमें भी, और सहायक शिक्षक से प्रधान अध्यापक प्रशिक्षित और प्राथमिक विद्यालय यह प्रस्तुत करने के लिए है कि याचिकाकर्ता ने याचिका में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि वह अगले पदोन्नति पद के लिए विचार क्षेत्र में है, इसीलिए वर्तमान स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे और बताया गया है, देख सकते हैं कि अगले पदोन्नति पद के लिए पात्रता मापदंड के संबंध में नियम में किया गया संशोधन। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि नियम 2019 में संशोधन एलबी यानी कि स्थानीय निकाय को अनुचित लाभ देने के लिए नहीं किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, ये बहुत जटिल है और इसमें
आप आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान और बिलासपुर हाई कोर्ट के इतने सारे नियम को इसमें जोड़ा गया है कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये तो हो गई दूसरे पेज की बात। अब तीसरे पेज पे क्या कहा गया है उसको आप देखिए। इस पे कहा गया है कि वर्ष 2018 में स्थानीय निकायों से शिक्षा विभाग इस प्रकार उन एलबी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में कम सेवा अवधि के बावजूद ई संवर्ग यानी शिक्षा विभाग से संबंधित याचिकाकर्ता की तुलना में पदोन्नत किया जाएगा। और चौथे पॉइंट पर कहा गया कि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों की श्रेणी द्वारा निर्धारित एक स्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के नियम के तहत नियमों में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि चरित्र में विधायी होने के कारण इसे केवल इसीलिए नहीं हटाया जा सकता है कि न्यायालयों को लगता है कि वे उचित नहीं है। उन्हें केवल इस आधार पर खारिज किया जा सकता है जिस पर एक विधायी उपाय को रद्द किया जा सकता है, यानी कि नियम के तहत ही रद्द किया जा सकता है। इस तरह के नियम को पास करने की एकमात्र परीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की है। इसके अलावा यह माना गया है कि प्रकट मनमानी की स्थिति में एक नियम को अल्ट्रा वायरस माना जा सकता है, यानी कि नियम को तोड़ मरोड़ करना, अपने हिसाब से पेश करना, ये अल्ट्रा वायरस जैसा है। ये शब्द का प्रयोग किया गया है। पांचवें बिंदु पर कहा कोर्ट ने, यानी कि जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग में भर्ती के संबंध में नियम 2019 बनाते हैं, जिसे अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था कि 5 मार्च 2019 नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया 2019 के नियम को बदला गया। और उसके बाद आगे इसमें कहा गया कि वीआर नियम 2 व्याख्याता पंचायत, व्याख्याता शहरी निकाय, शिक्षक पंचायत, शिक्षक शहरी निकाय और सहायक शिक्षक पंचायत, सहायक शिक्षक शहरी निकाय का अर्थ यह है कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका या फिर नगर पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभाग के विद्यालयों में अध्यापन हेतु नियुक्ति व्यक्ति नियम 6 भर्ती की विधि 1 सेवा में भर्ती प्रारंभ होने के बाद ये नियम निम्नलिखित विधियों द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये जो कहा गया है ये नगरीय निकाय के संबंध में आगे कहा गया है, ये तीसरे पेज पर है और इसका और सरल शब्दों में चौथे पेज में बताया गया है। अब चौथे पेज को देख सकते हैं। इसमें पहला ए में कहा गया कि चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा कॉम्पिटिटिव 2 परीक्षा या साक्षात्कार और सीमित विभागीय निष्कासन। और बी में कहा गया कि सर्विसर के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों पर हैं जो निर्दिष्ट हो सकते हैं। इस संबंध में डी में कहा गया कि ऐसी सेवाओं में रहने वाले और किसी भी सरकारी सेवा में किसी भी समकक्ष वेतन पद पर सेवा करने वाले व्यक्तियों के अवशोषण द्वारा नियम 14 एक पदोन्नति द्वारा नियम 1 में पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन हेतु अनुसूची 4 में वर्णित सदस्यों से मिलकर एक समिति का गठन किया जाएगा, परंतु इस उपनियम के अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु समिति के गठन के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा की धारा 8 के प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण आधुनिक नियम 1994 या 1994 का 21वां भी लागू होंगे। नियम 15 एक पदोन्नति के लिए पात्रता के संबंध में शर्त है। पहला उपनियम दूसरा के प्रावधान के अधीन समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन इतनी संख्या में कार्य पूरा कर लिया है। यानी कि दोस्तों ये नगरीय निकाय के संबंध में कहा गया है कि उनके संबंध में जो समिति है वो निर्णय ले सकता है। और आगे कहा गया है कि सेवा के वर्ष चाहे स्थानांतरण या मूल जिन पदों पर पदोन्नति की जानी है, जैसे कि अनुसूची 4 के कॉलम 3 में निर्दिष्ट है और उपनियम 2 के प्रावधान के अनुसार विचार क्षेत्र के भीतर है। पदोन्नति की पात्रता के लिए गणना की व्याख्या पदोन्नति जिस विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि व्याख्या पद्धति जिस विभागीय पदोन्नति समिति या संवीक्षा समिति में नियुक्ति वर्ष की 14 जनवरी को अहर सेवा की अवधि की गणना उस कैलेंडर वर्ष से की जाएगी जिसमें
जनजातीय सेवक ने फीडर संवर्ग पद के सेवा वेतनमान का भाग न की सेवा संवर्ग पद के वेतनमान के संवर्ग में शामिल होने की तिथि से आगे यह प्रस्तुत करने के लिए है कि अनुसूची सेवा में पद के वर्गीकरण के लिए प्रदान करता है। यह नगरीय निकाय के संबंध में यह नियम कहा गया। यह हो गया दोस्तों चौथे पेज में। उसके बाद 5वें पेज में क्या जवाब प्रस्तुत किया गया है उसे आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अनुसूची 1 में पदों की कुल संख्या और विभिन्न प्रकार से भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत है। अनुसूची 3 में ऐसे पदों की न्यूनतम शैक्षिक तकनीकी योग्यता के साथ न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान है। अनुसूची 4 पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता मापदंड के साथ प्रचार चैनल प्रदान करता है। 6वें बिंदु पर कहा गया यहाँ यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता किसी विशिष्ट आधार के साथ नहीं आया है कि नियम 2019 में किया गया संशोधन किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है या यह किसी कानूनी या संवैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त है कि याचिकाकर्ता के तर्क के अनुसार वह काम कर रहा है। हेडमास्टर मिडिल स्कूल के अगले प्रमोशन पद के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के रूप में उपस्थित होना है। नियम 2019 की अनुसूची 1 के अनुसार हेडमास्टर मिडिल स्कूल का पद 100% है। पदोन्नति पद और निम्नलिखित तरीके से भरे जाने के लिए है। आगे और बताया गया है, देखिए कि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को उत्पन्न रिक्तियों से 50% ई कैडर की पदोन्नति से और 50% ई एलबी कैडर की पदोन्नति से भरे जाएंगे। यदि ई कैडर में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो पदों को एलबी कैडर की पदोन्नति से भरा जाएगा और टीसीबी कैडर के लिए भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और अंत में 7वें बिंदु पर कहा गया जवाब में कि उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि जब फीडर ई कैडर के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तभी एलबी कैडर द्वारा भरे जाने वाले पद होते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहता है कि ई कैडर शिक्षक के फीडर पद के लिए 50% पद आरक्षित है। ई कैडर शिक्षक की उपलब्धता के मामले में एलबी शिक्षक द्वारा कब्जा नहीं किया जाता है। इसीलिए फीडर ई संवर्ग शिक्षक नियम 2019 में संशोधन के माध्यम से अनुभव के वर्ष की संख्या को कम करने पर है। तो यह है दोस्तों पूरी तरह से जो जवाब को प्रस्तुत किया गया। इतना जटिल है ये, और कि ये तो हो गई विभाग के द्वारा जो कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है जवाब। अब इसका एक लाइन में सार मैं कहूँ, इसको पूरा आप पढ़ने के बाद एक ही चीज़ समझ में आती है दोस्तों कि ई कैडर और एलबी कैडर से 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। चूंकि ई कैडर वालों की पोस्टिंग 2010 में हुई थी जबकि एलबी कैडर 2010 में शिक्षा विभाग में आए और विभाग के नियम के मुताबिक प्रमोशन हर 5 साल में होना है। लिहाजा ई कैडर के शिक्षकों ने 2 ग्राउंड में इसे चैलेंज कर दिया है। यह है पूरा मामला और इसके संबंध में विभाग ने कोर्ट में अपने जवाब को कल प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर साथियों, विभाग के द्वारा शिक्षकों को और साथ ही साथ कोर्ट को सभी को गुमराह किया जा रहा है और लंबा चौड़ा जवाब प्रस्तुत किया जा रहा है और इसीलिए कल इसकी सुनवाई नहीं हुई। ये इतना लंबा है और जटिल है, इसके कारण से रिजाइंडर कर दिया गया कल। इसको कोर्ट भी समझ नहीं पाया और कोर्ट ने भी इसको समझने के लिए समय मांगा है। जो वकील थे उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि हमें इसको समझने के लिए और समय दिया जाए, इसीलिए 10 मई तक और इसको बढ़ा दिया गया है। 10 मई तक इसको समझा जाएगा विस्तार पूर्वक। मैंने एक लाइन में इसको बता दिया आपको और यह है पूरा मामला। और दोस्तों इसमें अगर हम देखें सरकार की भूमिका, तो सरकार कुल मिलाकर नहीं चाहती है कि अभी पदोन्नति प्रक्रिया हो। एक लाइन में मैं स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि अगर सरकार चाहती दोस्तों तो पहले से ही उसको कैविएट लगा देना था। अगर कैविएट लग जाता तो इतना झंझट नहीं होता और शिक्षक पदोन्नति में स्टे नहीं लगता और इतने जो प्रक्रिया है वो इतना जटिल नहीं हो पाता है। तो यह है दोस्तों कल विभाग के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं चाहता तो उसको एक लाइन में भी आपको लास्ट में समझा सकता था, लेकिन चूंकि दोस्तों फिर सवाल उठता कि और कोई मतलब भी नहीं निकलता। मैं आपको पहले ही वीडियो में बोला था कि जवाब जो प्रस्तुत किया गया उसको मैं विस्तारपूर्वक समझाऊंगा, इसीलिए मैंने पहले उसको आपको पढ़कर बताया कि क्या है मामला, उसके बाद एक लाइन में आपको लास्ट में समझाया। यह है पूरा मैटर। और इसमें दोस्तों एक बात और है कि
इसमें कुल 6 याचिका लगी हुई है और ये तो एक याचिका का मैंने आपको बताया रविकांत पटेल जी का। अब इसमें कुल 5 जवाब और प्रस्तुत किए गए हैं। तो जब तक उन 5 जवाब को विस्तार पूर्वक नहीं समझा जाएगा तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि विभाग एक्चुअल में चाहता क्या है, वो कोर्ट को क्या बता रहा है। ये तो सौभाग्य से बाहर निकल कर आ गया और किसी तरह हमारे पास आ गया तो आपको वीडियो के माध्यम से हमने इसको बता दिया। लेकिन वो जो 5 जवाब प्रस्तुत किया गया है वो पूरी तरह से गोपनीय है और मेरे हिसाब से लगता है कि जो जवाब प्रस्तुत किया जाता है उसको बाहर रिलीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करेंगे दोस्तों अपने जो सूत्र हैं, अपने जो सोर्सेस हैं, उनके माध्यम से पता करने के लिए कि उन 5 जवाब की कॉपी भी हमें मिल सके ताकि उसको भी हम आपको सरल शब्दों में समझा सकें। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि विभाग की आखिर मंशा क्या है। लेकिन एक बात क्लियर है साथियों कि विभाग जो कोर्ट को जवाब प्रस्तुत कर रहा है वो बहुत ही जटिल है। उसमें संविधान को भी घुसाया जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आदेश और इसमें पदोन्नति नियम के कई सारे आदेश को, नियम, उपनियम, अनुच्छेद को इसमें जोड़कर बहुत ज़्यादा जटिल किया जा रहा है। सरल शब्दों में जवाब को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और कोर्ट भी इसको समझ नहीं पा रहा है। कोर्ट के वकील भी इसमें समय मांग रहे हैं समझने के लिए। तो इसमें कुल मिलाकर विभाग टाल मटोल कर रहा है और अपने जो जवाब है उसको भी लंबा चौड़ा वो प्रस्तुत कर रहा है ताकि ये जो स्टे का प्रोसेस है वो लंबा और खींच सके। तो मेरे हिसाब से लगता है दोस्तों कि अगर सरकार की मंशा होती पदोन्नति देने की तो वो पहले ही कैविएट लगा देती ताकि स्टे नहीं लगता। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से कल जो जवाब प्रस्तुत किया गया है इसको आप विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों मैंने पहले ही आपका ज़्यादा समय ले चुका हूं, इसीलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं आपसे एक और प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही हमें उन 5 जवाब की कॉपी मिलेगी तो हम आपको आने वाले वीडियो में उसको भी विस्तार पूर्वक समझाएंगे और इन सभी जो जवाब प्रस्तुत किया गया है इसका सार हम निकाल कर आपको आपके सामने रखेंगे कि एक्चुअल में विभाग क्या चाहता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है दोस्तों, इस जवाब के बाद मुझे लगता है कि विभाग की मंशा ही नहीं है पदोन्नति देने के अभी हाल फिलहाल में। बाकी आपके क्या विचार हैं हमें अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और साथ ही साथ पदोन्नति, वेतन विसंगति, डीए और आपके पुरानी पेंशन बहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को, पूरे मैटर को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।